सभी को नमस्कार। आज हम तड़ी झंझा के बारे में अध्ययन करेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत। जैसे कि आपको सभी को विदित है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु के बारे में अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि उष्णकटिबंध अर्थात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पृथ्वी का करीब 50% भाग आता है और यहाँ विश्व के करीब 70% आबादी निवास करती है। और यहाँ पर हम चक्रवातों के बारे में जैसे पहले पढ़ चुके हैं। चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, यहाँ पर हवाएं वक्राकार रूप में ऊपर उड़ती हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ही संबंधित मौसमी परिघटना है तड़ी झंझा। विश्व मौसम संगठन के अनुसार तड़ी झंझा उस कपासी वर्षीले मेघ समूह को कहते हैं जिसमें विद्युत तथा गर्जन होते हैं। वायुमंडल में अस्थिरता अधिक होने तथा धरातल की वायु उष्ण तथा आर्द्र होने पर स्थानीय रूप से वायु का उत्थापन होने लगता है। ऊपर उड़ती हुई वायु के साथ कुछ मेघ कणों में ऊर्ध्ववर्ती प्रवाह तथा कुछ मेघ कणों में अधो प्रवाह नीचे की ओर होता है, जिससे इससे एक विशाल संवहनिक मेघ उत्पन्न होता है, जिसमें हिमकण, ओले, जल बूंदे तथा गैस मिले जुले रूप में लटके रहते हैं। इस अवस्था में मेघ में विद्युत विसर्जन होने लगता है। इस प्रकार तड़ी झंझा एक स्थानीय तूफान होता है। थंडर स्टॉर्म इज ए लोकल स्टॉर्म। त्रिवार्तिक अनुसार तड़ी झंझा अस्थिरता की एक प्रचंड संवहनिक बौछार है। अब आगे हम बात करते हैं संरचना। तड़ी झंझा मूलतः एक ताप गतिक मशीन होती है, थर्मोडायनेमिक मशीन होती है, जिसमें स्थितिज ऊर्जा निरंतर काइनेटिक एनर्जी निरंतर गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। स्थितिक ऊर्जा निरंतर गतिज यानी काइनेटिक में बदलती रहती है। अस्थिर आर्द्र वायु में संघनन तथा संघनन से मुक्त हुई गुप्त ताप से स्थितिज ऊर्जा पैदा होती है। सामान्य धाराएं, विद्युत विसर्जन, गर्जन, वात अति हवाएं, स्क्वैल विंड्स, ओले, वर्षा आदि गतिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। तड़ी झंझा की तीव्रता ऊर्जा की मात्रा तथा ऊर्जा विसर्जन की अवधि पर निर्भर है। इन तूफानों में वायु के स्तंभ क्रमशः ऊपर उड़ते व नीचे गिरते रहते हैं। एक परिपक्व तड़ी झंझा में ऊर्ध्वाधर वायु धारा की कोशिकाएं होती हैं। कपासी वर्षीले मेघों के एक संवहनिक प्रक्रम को तड़ी झंझा की एक इकाई या कोशिका कहते हैं। वापस से देखिए इसको। कपासी वर्षीले मेघों के एक संवहनिक प्रक्रम को तड़ी झंझा की एक इकाई या कोशिका या शेल कहता है। सेल एक झंझावात का औसत व्यास 8 किलोमीटर तथा संवहनिक मेघों की ऊंचाई 15 से 80 किलोमीटर तक होती है। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए तड़ी झंझा के लिए क्या आवश्यक दशाएं चाहिए। तो पहली दशा है अति उष्ण आर्द्र वायु कोशिका का उत्थापन, अपलिफ्टमेंट ऑफ एक्सट्रीम या वेरी हॉट एंड ह्यूमिड एयर सेल। दूसरी है वायु राशि प्रतिकन रेखा की वात अति स्क्वैल लाइन, यानी एक ऐसी रेखा होती है जिसके सारे ऊपरी गर्म हवा ऊपर उड़ती है और ठंडी हवा नीचे उतरती है। तीसरी दशा है पर्वतीय बादल से उत्पन्न संवहनिक अस्थिरता, ऑरोग्राफिक बैरियर, स्थानीय अभिसरण, लोकल एडवेक्शन। ये सभी दशाएं विषुवत की शांत कटिबंध डोलड्रम में प्राय मध्याह्न के बाद पाई जाती हैं। तड़ी झंझा का जीवन चक्र। अब हम बात करते हैं तड़ी झंझा का जीवन चक्र। तड़ी झंझा का जीवन चक्र 1 या 2 घंटे से अधिक नहीं होता। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कपासी मेघ अवस्था, दूसरी परिपक्व या हिमायन अवस्था, तीसरी विघटन अवस्था जिसमें विलोप हो जाता है। तो हम पहली अवस्था के बारे में बात करते हैं, कपासी मेघ अवस्था। इन तीनों के ही डायग्राम दे रखे हैं। तो पहले के बारे में हम बात करते हैं। सर्वप्रथम धरातलीय ताप या घनत्व के कारण संपूर्ण मेघ कोशिका एक अस्थायी वायु समूह बन जाता है, जिसकी गर्म हवाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं। इसलिए तड़ी झंझा गर्म प्रदेशों में गर्मी के ऋतु में अधिक बनते हैं। बादल का तापमान निकटवर्ती वातावरण से अधिक होता है। वर्षा तथा हिम के कण आकाश में ही लटके रहते हैं। संघनन आरंभ होते ही बादल के ऊपरी भाग में गुप्त ताप बाहर निकलता है, जिससे बादल के प्रसार तथा घनत्व में कमी आती है। सीधी सी बात है, संघनन प्रारंभ होगा तो उससे गुप्त हीट बाहर निकलेगी और उससे एक्सपेंशन होगा तो
डेंसिटी में कमी आएगी। मेघ राशि अपना ताप संतुलन खो देती है। हवाओं का ऊर्ध्ववर्ती प्रवाह 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड तक होता है। मेघ तब तक ऊपर उड़ता रहता है जब तक कि उसका ताप निकटवर्ती वायु से अधिक होता है। निकटवर्ती वायु से वो ताप अधिक होगा तो वो ऊपर उड़ता रहेगा। अब हम बात करते हैं कपासी मेघ अवस्था के लिए क्या भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। पहली दशा, वायु की सापेक्ष आर्द्रता 75% से अधिक होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी मोर देन 75%। सामान्य अस्थिरता बहुत अधिक होनी चाहिए। अस्थिरता से ही तूफान की शक्ति नियंत्रित होती है। दूसरा, मेघ का आकार धरातल से आकाश तक कम से कम 10,000 फीट होना चाहिए। मेघ के आधार तथा शीर्ष के बीच इतनी दूरी होनी चाहिए कि मेघ समूह में सामान्य धारा का प्रवाह हो सके। यहाँ बात नोट करने लायक है। मेघ का आधार किसे कहते हैं, मेघ का शीर्ष किसे कहते हैं। तो मेघ का आधार वो तल होता है जहाँ पर संघनन शुरू होता है, और मेघ का शीर्ष तल वो तल होता है जहाँ पर हिमीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही सामान्य प्रवाह मेघ की निचली परतों को ऊपर ले जाता है जहाँ वे बर्फ के कणों में बदल जाती हैं तथा बड़ी मात्रा में गुप्त ताप के बाहर निकलने से तूफान को शक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बात है, किसी पर्वतीय बाधा या ध्रुवीय बाधाकर या अभिसरण पेटी का होना आवश्यक है जो हवाओं को एक तल पर अस्थायी कर सके। इंस्टेबिलिटी लाने के लिए रास्ते में या तो ऑरोग्राफिक बैरियर यानी पर्वतीय बाधा हो या फिर अभिसरण पेटी का होना आवश्यक है। इस तरीके से कपासी मेघ अवस्था थी है। अब हम सेकेंड जो फेज है या स्टेज है उसके बारे में बात करते हैं, और वो है परिपक्व अवस्था। इस डायग्राम से साफ झलक रहा है। इसमें टेम्परेचर जैसे हम ऊपर को जाते हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है, माइनस में जा रहा है और हिमीकरण शुरू हो जाता है। इसमें हवाएं ऊपर भी उड़ती हुई नजर आ रही है और नीचे भी उड़ती जा रही है, और जिस एक लाइन बन जाती है, एक रेखा होती है जिसके सारे ऊपरी हवाएं ऊपर उड़ती हैं और ठंडी हवा नीचे गिरती हैं, वही स्क्वायर लाइन कहलाती है। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। मेघ में हवाएं, इस अवस्था में मेघ में हवाएं नीचे व ऊपर प्रवाहित होती है। मेघ समूह के ऊपरी भाग में हिमकण तथा निचले भाग में जल के कण संग्रहित हो जाते हैं। जब तक हवाएं ऊपर उड़ती रहती हैं ये कण धरातल पर नहीं आते। परिपक्व अवस्था में विद्युत विसर्जन, गर्जन तथा प्रचंड वायु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। विद्युत का संभावित कारण जल बिंदुओं का विभाजन है। विभाजन के पूर्व जल बिंदु से धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत आवेश की मात्रा समान रहती है, किंतु जैसे समैनिक प्रवाह के कारण जल की बूंदें विभक्त हो जाती हैं तो उनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत आवेश के अंतर के कारण विसर्जन डिस्चार्ज होने लगता है। यह विसर्जन पृथ्वी तथा मेघ के मध्य भी होता है। परिपक्व अवस्था में तड़ित झंझा कोशिका के ऊपरी भाग में धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज तथा निचले भाग में ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज होता है। आवेश अंतर चरम सीमा पर होने पर विद्युत विसर्जन के मेघ के ही भीतर होने लगता है। विद्युत आवेश के द्वारा अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है जो हवाओं को प्रचंड रूप से प्रसारित करके गर्जन पैदा करता है। वापस से देखिए, विद्युत आवेश के द्वारा अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है जो हवाओं को प्रचंड रूप से प्रसारित करके गर्जन पैदा करता है। जैसे ताप विसर्जित होता है तो हवाएं तेजी से मतलब ताप पाकर के तेजी से एक्सपेंड करती हैं तो उससे गर्जन हम सुनते हैं। तड़ित झंझा एक विशाल विद्युत जनरेटर होता है, ह्यूज इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो आयनमंडल के धनात्मक विद्युत आवेश तथा पृथ्वी के ऋणात्मक विद्युत आवेश प्राप्त करते हैं। गीस के अनुमान में तड़ित झंझाओं द्वारा पृथ्वी पर 3000 से 6000 विद्युत विसर्जन होते हैं। एक तड़ित झंझा में विद्युत का निर्माण तथा विसर्जन बड़ी पहेली है जिसके समाधान के लिए 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। वर्षा बूंदों के विदीर्णन रप्चर का सिद्धांत, दूसरा हिमायन तथा प्रभाव सिद्धांत तथा संगठन कॉलिजन सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। जब एक कपासी मेघ अपनी चरम बिंदु पर होता है तो उसके भीतर सामान्य प्रवाह ऊपर व नीचे की ओर होता है। सर्वप्रथम मेघ की निचली परत में संघनन होता है जहां गुप्त ताप बाहर निकलने से हवाएं पुनः ऊपर की ओर उठती हैं।
ये तापजन्य प्रसरण तथा वायु उत्तापन तड़ित झंझा को सक्रिय रखता है। शीघ्र ही वर्षा की बूंदों की निरंतर नीचे गिरने से मेघ की निचली परतों में घर्षणीय प्रभाव उत्पन्न होता है। फलतः ठंडी हवाएं नीचे की ओर आने लगती हैं। इसी समय मेघ की ऊपरी परतों में ऊर्ध्व प्रभाव होता रहता है। इस प्रकार तड़ी झंझा की परिपक्व अवस्था में हिमांक तल के नीचे वायुधारा का निम्नवर्ती प्रवाह, वर्षा तथा ओले की क्रिया एवं क्षतिज अपसरण होते हैं तथा हिमांक तल के ऊपरी ऊर्ध्ववर्ती प्रवाह तथा उच्च तापमान होते हैं। इस अवस्था में मेघ का ऊपरी सिरा 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर आयन मंडल से संपर्क स्थापित करता है। ये परिपक्व अवस्था थी। अब हम बात करते हैं विघटन अवस्था, जिसमें तड़ी झंझा का विसर्जन हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। जब मेघ में ऊपर उठने की क्रिया समाप्त हो जाती है तो संघनित रूप यानी ओला वर्षा नीचे गिरने लगते हैं। हवाओं में घर्षण युक्त प्रवाह नीचे की ओर होने लगता है। संपूर्ण तड़ी झंझा निकटवर्ती वायु की अपेक्षा ठंडा हो जाता है तथा नीचे उतरने लगता है। इसका डायग्राम ये है, जिसमें लिखा भी है वायु की शून्य लंबवत गति, वायु की शून्य लंबवत गति क्षेत्र प्रसार। संपूर्ण तड़ी झंझा निकटवर्ती वायु की अपेक्षा ठंडा हो जाता है तथा नीचे उतरने लगता है। उसकी आर्द्रता वर्षा तथा ओलों द्वारा नष्ट हो जाती है तथा गुप्त ताप की ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार मेघ कोशिका पूर्णतः विघटित हो जाती है। यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीन अवस्थाएं केवल एक मेघ कोशिका के लिए होती हैं। ध्यान रहे कि जो तीन अवस्थाएं बताई गई हैं केवल एक मेघ कोशिका के लिए होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं या हम जानते हैं कि एक ही तड़ी झंझा में कई मेघ कोशिकाओं की जटिल संरचनाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं तड़ी झंझा में वर्षा की। तड़ी झंझा में तड़ी झंझा में वर्षा की मात्रा तथा तीव्रता कपासी मेघ कोशिका के विस्तार तथा वायु के प्रवाह का परिणाम होती है। शीघ्र विकसित होने वाली मेघ कोशिकाओं में वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये चक्रवाती वर्षा से भिन्न होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल से डिफरेंट होती है। यह वर्षा सीमित क्षेत्र में लिमिटेड एरिया में होती है और मूसलाधार होती है। मध्य अक्षांशों के तड़ी झंझा में बसंत काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं तड़ी झंझा के तापमान। ग्रीष्मकालीन मध्याह्न के बाद के तड़ी झंझा का औसत तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। परिपक्व अवस्था के बाद तापमान में अचानक कमी होती है। ठंडी वायु के निम्नवर्ती प्रवाह, ओला तथा वर्षा होने पर धरातल का ताप मात्र आधे घंटे के भीतर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। ये शीतल प्रभाव 15 से 20 मील की दूरी तक सीमित रहता है। आगे हम बात करते हैं कल टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल से नहीं पढ़ पाएंगे, चलो हमें ये जानना पर्याप्त है कि तड़ी झंझा के कितने प्रकार हैं। तड़ी झंझा की उत्पत्ति अत्यधिक आर्द्र वायु में ताप ह्रास गति तीव्र होने से होती है। तड़ी झंझा की उत्पत्ति अत्यधिक आर्द्र वायु में ताप ह्रास गति तीव्र होने से होती है। इसके अनुसार तड़ी झंझा को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है वायुराशी तड़ी झंझा एयरमास टाइप और दूसरी है वाताग्री तड़ी झंझा फ्रंटल टाइप। तो पहले के बारे में हम वर्गीकरण है। पहले में कितने झंझावात आते हैं, प्रकार आते हैं यानी। तो ये पहला है स्थानीय वायुराशी तड़ी झंझा में पहला है स्थानीय तपन झंझावात लोकल हीट, दूसरा है पर्वतीय झंझावात ओरोग्राफिक और तीसरा अभिवहन झंझावात एडवेक्टिव। दूसरा वर्गीकरण है वाताग्री तड़ी झंझा फ्रंटल टाइप। इसमें शीत नाम से ही स्पष्ट है, शीत वाताग्री तड़ी झंझा और गर्म वाताग्री तड़ी झंझा। आज इतना ही अध्ययन करेंगे। आप सभी ध्यान से सुने। इन सब के लिए आप सभी को